नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बायाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष पाठक सर आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। पाठक सर इज ऑल्सो एडिटर इन चीफ ऑफ Q5 नेटवर्क, बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको देश विदेश की हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज एक बहुत बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, इनफैक्ट ये कल शाम को ही हुई। जाहिद उर रहमान CIA के बहुत बड़े एसेट, इनको लगा किसी को पता नहीं चलेगा या फिर किसी और मकसद के थ्रू भारत पहुंचते हैं। बिठा लिया एयरपोर्ट वालों ने, क्योंकि ये वो भारत नहीं है ना कि जब हम यहाँ से जर्नलिस्ट को वापस भेज रहे हैं, फ्रांस के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, जर्मनी के हो, यहाँ पे लोगों को आने के ऊपर बैन लगा देते हैं ना। नीटो के, इफ यू रिमेंबर सर, एक थे जिन्होंने ब्रोकन इंडिया का मैप, भारत को कैसे 28 टुकड़ों में करना है, तो उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया इन ट्रैवलिंग टू इंडिया। जब हम यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को, नेटो के वो लोग जो कि रॉकेट लॉन्चर्स चलाना सिखा रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको कलकत्ता से पकड़कर हम सीधे बोलते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज हिम, कम व्हाट मी। तो ये कौन थे? ये तो खुल्लम खुल्ला थे, इनके बारे में तो बहुत सारी चीजें ओपन सोर्स में है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, एक तो जाहिद उर रहमान के बारे में एंड देन ऑपरेशन ब्लैक टेंट के बारे में। सो ओवर टू यू सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गायत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस तरह से ही आगे बढ़ते रहें। देखिए, आपने जिस जिहादी का नाम लिया, पहली बात तो यह है कि ये भारत का टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो, और बल्कि आप ये कहें कि हजारों वर्षों के बाद ये देखने को मिल रहा है। हजारों वर्षों के बाद हमारे यहाँ देखिए समाज में एक परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो अतिथि होते हैं, हम उनको देवतुल्य मानते हैं। बड़े सम्मान से हमारा समाज उसको देखता रहा, हर आम परिवार से लेकर के वो सरकार से। तो हमने वो उसका निर्वाह किया, हमेशा किया। लेकिन 2014 के बाद हमने थोड़ी तब्दीली कर दी उस विचार में, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और ये टॉप टू डाउन जा रहा है। ये अच्छी बात है कि भाई आप अतिथि को देवता माने, लेकिन अतिथि अगर कालनेमी के वेश में कोई आ जाए और कोई अपराधी आ जाए, कोई स्पाई आ जाए और हमारा नुकसान कर जाए, तो वो अब चलने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं गायत्री जी, हमको, आपको, सबको ये चौड़ा सीना करना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस और हमारी खुफिया एजेंसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वी आर नो मोर ए सॉफ्ट स्टेट। People will tell this is a police state. No, this is not a police state. Police state for whom? For those who are trying to destroy us, decimate us. उनके लिए अगर हम पुलिस स्टेट बनेंगे, बनना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप हैरान हो जाएंगे गायत्री जी, ये जो जिहादी है, इसको जाहिद उर रहमान ना कह करके जिहादी रहमान कहिए आप। ये व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है। इसने कभी जिंदगी में एक पेशेंट नहीं देखा, ही हिमसेल्फ सेड। अब आप सोचिए, डॉक्टर की पढ़ाई कितनी बड़ी हो गई। 5 साल इसको डॉक्टरी में लगे होंगे, फिर ये एक्सपर्ट बना होगा, पता नहीं क्या क्या, हाउस सर्जनशिप और क्या MS क्या क्या किया होगा। डॉक्टर बना मतलब 8-10 साल इसने लगाए, और उसके बाद एक पेशेंट नहीं देखा। एक्टिविस्ट बन गया ये पहला डॉक्टर। अच्छा, वही डॉक्टर, ये डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर वहां पर एक्टिविस्ट बना। हमारे यहां भी डॉक्टर का एक्टिविज्म चल रहा था, देखा ना अभी बॉम्ब ब्लास्ट में कैसे उड़े हैं। तो ये सूत्र बड़ा तगड़ा है, डॉक्टरी का खेल चल रहा है। और ये जो डॉक्टर भी बने हैं, कुछ सोच समझ करके हमको लगता है इनकी ट्रेनिंग हो रही है। पता नहीं ये गोली बंदूक नहीं मारेंगे, कुछ रासायनिक चीज मिला पिला करके कहीं कहीं कुछ मारने की प्लानिंग। यहां जो पकड़ाया है वो तो पानी में कुछ इस तरह का रासायनिक पदार्थ मिलाने की योजना बना रहा था। तो कितने खतरनाक मंसूबे हो सकते हैं। तो ये श्रीमान डॉक्टर थे पेशे से, और इन्होंने कहा कि मैंने कभी एक पेशेंट नहीं देखा। इन्होंने खुद कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, या आप नहीं कह रहे हैं, इन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी एक पेशेंट नहीं देखा। एक्टिविस्ट बन गया। अच्छा, कोई बात नहीं, एक्टिविस्ट बन गए। एक्टिविस्ट बन गए, उसके बाद आपके एक्टिविज्म का केंद्र क्या रहा? भारत, हिंदू, सनातन, मोदी, ये आपके एक्टिविज्म का केंद्र। भारत के खिलाफ आग उगलना, भारत के खिलाफ कंटेंट बनाना, मोदी को गाली देना, मोदी के बारे में बुरा भला कहना, यही इनका एक्टिविज्म था।
अब सोच लीजिए किस प्रकार ये अपने यहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्टिविज्म करते, हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर थे तो हेल्थ केयर के लिए करते, एनवायरनमेंट के लिए करते, इंडस्ट्री के लिए करते, एजुकेशन के लिए करते तो बात बनती। इसके लिए इन्होंने नहीं किया, ये दूसरे खेल के लिए एक्टिविज्म किया और ये पर्दे के पीछे सारा खेल चल रहा था। आप हैरान हो जाएंगे, हमारी सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, जब इनको इन्होंने डिटेन किया, पूरा डॉजियर था इनके खिलाफ, पूरा डॉजियर तैयार था कि ये आपका स्टेटमेंट है, इस पर क्या कहना है आपका। सिर्फ प्रेम से पूछताछ हो रहा था कि साहब ये आपने कहा था, इस पर क्या कहना, आपने फलाने जगह ये कहा, आपने फलाने जगह ये कहा, आपने फलाने जगह ये कहा, इस पर आपके क्या कहने हैं। इसमें इसको शंका हो गई कि मैं जिस कार्यक्रम, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में मैं शामिल होने के लिए आया हूं, अब ये 2 घंटे के बाद इधर इनको रिसीव करने के लिए पहुंचे कौन, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर पहुंच गए। वो पहुंचे, 2 घंटा तक वो इंतजार कर रहे थे। मतलब आप समझिए कि इनकी योजना थी धुरंधर 3 बनाने की। खुफिया एजेंसी इनके ऊपर नजर रखी हुई थी, जो 10 मोस्ट वांटेड हैं उनमें इनका लिस्ट, इनका नाम था, जिनको भारतीय खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों के रूप में चिन्हित किया है जो हमारे देश विरोधी बातें कर रही हैं विदेशी धरती से। उनमें से एक थे ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। और उनको भी देखिए रहमान जी को, ये यूसुफ के इशारे पर ही चल रहा है। यूसुफ अभी फ्रांस से लौटा है 3 जून को, और फिर पता नहीं कहां फरार हो गया है। तो ये सज्जन जो हैं, ये खुफिया एजेंसी के पास ये 10 जो बड़े नाम थे जो हमारे देश के लिए पूरा बुरा भला सोच रहा है बैठ करके, उसमें इस सज्जन का नाम था, जहीदुर रहमान का। और इसको डर हो गया कि कहीं ये दूसरे खेल में तो नहीं आया। हमारे यहाँ शेख हसीना जी रह रही हैं भारत में, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। शेख हसीना को किसी भी तरीके से वो एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि भारत में कितनी प्रोटेक्शन होगी, भारत के किस खुफिया एजेंसी, कैसे प्रोटेक्शन में शेख हसीना जी भारत में रह रही हैं, हमें आपको पता नहीं है कहां रह रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल अलर्ट है, कौन किस भेष में आ रहा है वो जांचना तो इसको ये डर हो गया कि भाई अभी तो जाने की इजाजत इन्होंने दे दी, इनको बोला कि 1 टाइम आपको जाने की इजाजत है, आप चले जाइए, जाइए कार्यक्रम में शामिल होकर। ये छोटी घटना नहीं है गायत्री जी, भारत सरकार के निमंत्रण पर यह व्यक्ति आ रहा है। भारत सरकार ने न्योता दिया होगा सरकार को कि भैया अपने डेलीगेट को भेजिए, इन्होंने भेजा भी होगा। जैसे ही भेजा होगा डेलीगेट्स का कि भैया ये हमारे तरफ से डेलीगेट्स जा रहे होंगे, वो चला गया होगा सिक्योरिटी को और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कि भाई कौन कौन आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी है तो हमें करनी है, जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं। पता चला कि उसमें तो एक, अब वो CIA का हैंडलर है कि ISI का हैंडलर है, गॉड नोज, सामने से तो वो एडवाइजर टू चीफ प्राइम मिनिस्टर है। तो खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए और उन्होंने इनको पूरी खिदमत की। और ये धुरंधर 3 बनाने की योजना बना रहा था कि ये कार्यक्रम में जाएंगे, मिलेंगे, ये होगा वो होगा, वहीं पर कहीं से हसीना का इनपुट ले लेंगे, कुछ करेंगे, कुछ पता नहीं। अब ये तो भारतीय खुफिया एजेंसी को पता होगी, हमें तो नहीं मालूम है। लेकिन आपका हमारा आज मस्तक बहुत ऊंचा हो गया कि हमारी खुफिया एजेंसी ने ऐसे सांप को फौरन से पेशतर, जब ये भागने का सोचा, जब इनको देखिए अनुमति मिल गई तो इनको चले जाना चाहिए था कार्यक्रम में। इन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो गया। और ये नहीं था नाटक, अब भारत अब उस खेल से बाहर आगे निकल गया है कि तुम जाकर के कहो, और उन्होंने तलब किया। अरे क्या तलब किया, बांग्लादेश की क्या औकात है ये बताइए, 0 औकात है। जिस दिन भारत चाहेगा उस दिन बांग्लादेश कहां रहेगा पता नहीं है। तो वो तलब किया हमारे हाई कमिश्नर को, अरे उसका कोई मतलब नहीं, ये इसको फ्लाइट नहीं मिला ढाका का तो ये रात तक इंतजार करना भी उचित नहीं समझा। ये वाया कोलंबो गया, कोलंबो का फ्लाइट लिया इसने, और कोलंबो लिया और वहां कोलंबो से ये ढाका गया। आप सोच सकते हैं कि इसके मन में कितना डर था। ये अपमान नहीं था, ये तो बाहर से बता रहा है कि अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। डर था, भय था कि मेरी ये बाप रे, ये तो हमारा सारा डॉजियर लेके आ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर ही भारत सरकार ने कोई लांछन हमारे ऊपर लगा दी और हमारी गिरफ्तारी हो गई तो हम क्या करेंगे। कोई विशेष दूत भी नहीं है, हम तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, डेलीगेट को गिरफ्तार कर ही सकता है कि भाई एक देश विरोधी गतिविधि में पाए गए।
इनको डर हो गया, ये डर से वो सोचा कि भाई अब कब हमको फ्लाइट मिलेगी ढाका की पता नहीं, चलो निकलते हैं कोलंबो, और कोलंबो से भागे। तो कोलंबो से इस प्रकार से ये भाग गए। ये है इसकी कहानी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शेख हसीना जी रह रही हैं, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं इस तरह के सपोले को, जो देश विरोधी इसके लिए जाना जाता हो, उसको हम भारत में खुले घूमने। सर, सोचने वाली बात ये है कि तारिक रहमान वैसे तो भारत से दोस्ती चाहते हैं और उनका एडवाइजर ऐसा बंदा है, मोहम्मद यूनिस के बिहाफ पर इसकी अपॉइंटमेंट हो रखी है। मोहम्मद यूनिस सीआईए के वो रहे हैं, मतलब प्यादे रहे हैं, तो ये भी तो उनके प्यादे हो सकते हैं, हु नोस। अरे अभी आप देखिए, ये मोहम्मद यूनुस, रहमान, तारिक रहमान बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं उससे रात के 10 बजे मिलने गया ढाका में, और उसके दूसरे सुबह, मतलब उसकी सुबह ये फरार हो गया फ्रांस। कौन? यूसुफ। और कोई सिक्योरिटी नहीं लेके गया है। ये भारत से क्या दोस्ती करेगा? ये तो इंग्लैंड के हाथों खेल रहा है, MI6 के हाथों खेल रहा है। MI6 का पूरा ये पेट है, और MI6 को सपोर्ट है CIA का। तो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, MI6 ब्रिटिश का, MI6 और CIA दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन है बांग्लादेश। और यही देखिए, ये तुर्की से लेकर के बांग्लादेश तक, ये किसी भी सूरत में भारत को समझिए कि जबड़े के मुंह में, बिल्कुल चारों तरफ से भारत का जबड़ा इन्होंने घेर रखा है। एक तरफ बांग्लादेश को खड़ा कर दिया, एक तरफ पाकिस्तान को। ये दोनों मूर्ख देश जो है, ये समझने को तैयार नहीं है कि तुम भारत के खिलाफ ये सब काम कर रहे हो दुश्मन देशों के साथ या उनके साथ मिलकर के, एक दिन वो तुमको तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। तुम किसके हाथ खेल रहे हो? पार्टीशन करवा दिया 1947 में तुमने, तुमको जो जहर बोया, तुम दोनों अलग हो गए। तो आज क्या हो रहा है? आज अच्छी इस बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, आप देखिए पाकिस्तान का विदेश मंत्री, वो कह रहा है कि हम तो हिंदू के वंशज हैं, हम क्यों गजनी और गोरी का नाम गाते रहें। पाकिस्तान में सड़कों के नाम बदल रहे हैं, लाहौर में बदल गया। तो पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनने के तरफ अग्रसर है। वो खुद को कह रहा है कि हमारा हिंदू वंशज रहा है। अब बांग्लादेशी जो 100% सनातनी है, वो कितना मुल्ला, वो कितना प्याज खा गया है, वो प्याज खा करके वो ज्यादा प्याज खा गया है मुल्क। वो देखिए कि वो किस तरह का काम कर रहा है। बिल्कुल सही। वो सर काली का इधर उपासक है पूरी भूमि। नहीं, अब ऑफेंसिव स्टेट लेवल पे खेलना अच्छी बात है, बिकॉज क्या होता है ना कि सामने वाले को डर होना चाहिए कि Yes. अगर आप गलती करोगे तो आप फंसोगे। सर, ये ऑपरेशन ब्लैक टेंट क्या है? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ है आज। मतलब 2-3 कई दिनों से चल रहा है जी। ऑपरेशन ब्लैक कर्टेन हुआ है खेला। ऑपरेशन ब्लैक कर्टेन का खेल ये हुआ है गायत्री जी, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। अब आपको समझ में आएगा कि जो पॉलिटिक्स, सत्ता चलती कैसे है। सत्ता खाली अपना काम, हम लोग हैं पॉलिटिक्स में हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, हम अपना काम करने में लगे हुए हैं, खाली इतने से नहीं चलता है। एक आंख और कान दूसरे तरफ लगी रहती है कि दूसरे तरफ हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, मैं डेमोक्रेसी है, राजघराना तो है नहीं, तो प्रतिद्वंदी क्या खेल कर रहा है, वो हमको बाहर करने की कौन सी रणनीति बना रहा है। तो इनको पता चला कि साहब ये लोग जो है, ये बंगाल में जब इनकी सब हद पिट गई है, पिटी, बंगाल के चुनाव को अपोजिशन नहीं पचा पा रहा है। एक बात को समझिए, ये बंगाल का जो चुनाव है ना, वो समझिए कि इनके लिए वाटरलू हो गया है। ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि बंगाल कैसे ममता दीदी हार गई। कोई कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको लग रहा था कि वह बंगाल नहीं हार, बंगाल ढह गया। तो इनको डर सता रहा है कि पंजाब भी ढह जाएगा, समझ गए। और उससे ज्यादा इनको डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश ढह जाएगा। तो इन्होंने एक प्लानिंग की कि भाई कुछ ऐसा शगुफा दो कि चलो समाजवादी पार्टी अगर शामिल नहीं होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग जो टूट गए हैं, जहां अभी चुनाव नहीं है, वो एक नाटक करो कि हम लोग अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और हम ये जो फांसीवादी सरकार है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है ना, क्योंकि देखिए लिगेसी मीडिया में इनकी कोई चलती है नहीं, उनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है गोदी मीडिया। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, कॉकरोच को समर्थन करने वाले स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार, इन लोगों ने बनाया कि एक तरफ कॉकरोच को आगे बढ़ाओ
और वो कॉकरोच को भी अंततः कांग्रेस में ही मिला लेना है, और दूसरी तरफ की पूरा बीजेपी बनाम रेस्ट का एक माहौल क्रिएट करो। और अगर मान लो कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि हम कांग्रेस में अभी नहीं मिलेंगे, हम चुनाव के बाद फैसला कर सकते हैं, तो ठीक है, मिलो मत, लेकिन ममता बनर्जी को मिला लो, शरद पवार को मिला लो। शरद पवार ममता बनर्जी कांग्रेस में मिलने का मतलब है कि कांग्रेस बड़ा हो गया, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक बढ़िया अलायंस तैयार कर लो तत्काल चुनाव तक। तत्काल छेड़ते नहीं है ये तो इसे सलाह दे रहे थे समाजवादी पार्टी को भी कि आप भी अलायंस में आ जाइए, मतलब मिल जाइए। तेजस्वी यादव को भी कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में खेल खत्म है, अब भूल जाओ, तुम नहीं आ पाओगे वापस। जब 30% वाला नहीं आया तो 20% वाला कैसे आएगा? एक गुलाम सरवर नाम का एक मौलवी है अब वो बीजेपी का है कि किसका है मैं नहीं कहूंगा, वो दिन रात यही कह रहा है कि साहब देखो, जब 30% नहीं जिता सका तो 20%, अगर मान लो 20% टोटल अखिलेश यादव के साथ चला भी जाए, तब भी ये 30% से आगे नहीं जा रहा है इनका यादव अगर मिल जाए तो भी जीतेगा। कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो अखिलेश यादव भी डरे हुए हैं। तो इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये प्री इंडिपेंडेंस का माहौल बना, आजादी के पहले का, कि कांग्रेस एक बार दोबारा खड़ी हो रही है, और कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाम रेस्ट, मतलब पूरे देश की पार्टियां कांग्रेस में आ गई, सारी पार्टियां छोटी बड़ी सब आ गई कांग्रेस में। और कांग्रेस अभी कुछ दिन के लिए टोन डाउन कर ले, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने अहंकार को पीछे कर दे और बोले कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं बैक बेंच पर, और सबको जैसे जागीरदार के तरह होता है ना, कि पश्चिम बंगाल दे दिया जागीरदारी ममता बनर्जी को, महाराष्ट्र दे दिया शरद पवार जी को, उत्तर प्रदेश दे दिया अखिलेश जी को, बिहार दे दिया तेजस्वी जी को, और तुम ही हो वहां के सब राजा, हम कुछ नहीं है, आप जो कहोगे, आप जैसे करोगे वैसे करेंगे। ये ताना बाना बुन रहे थे कि कांग्रेस में पहले आ तो जाओ सब आदमी। तो कान खड़ा हो गया इधर, अच्छा ये क्या चल रहा है भाई, ये इसका फॉल आउट क्या होगा? तो देखिए, जब सत्ता में होते हैं और 3 टर्म रह जाते हैं, तो हमेशा एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मौजूद रहता है। तो कभी भी कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि कहीं भी कोई ऐसा बीजारोपण हो जाए जो कल को पेड़ बन जाए, तो उसको बीज के ही स्थिति में खत्म करो, कि कोई भी नैरेटिव ऐसा ना हो जाए कि पता चला कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, उधर ममता को हम सोचे कि हार गई, खत्म हो गया, ये लोग तो सब इकट्ठा आकर के, हालांकि जब ये अलायंस में इकट्ठे आए, इंडी गठबंधन हुआ, बाइपोलर हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के लिए यह भी सत्य है कि कहीं कहीं जहां बाइपोलर होता है, आमने सामने का टक्कर होता है, वहां बीजेपी के हारने की स्थिति रहती है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक साथ काम करने लगते हैं। अगर ट्रायंगुलर फाइट हो, कोई ना कुछ वोट कट जाए, तो फिर बीजेपी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इनका वोट कंसोलिडेटेड, ये शुद्ध पॉलिटिकल रियलिटी है। बीजेपी अपने से ज्यादा इस बात पर भी काम करती है कि विपक्ष का वोट बटे, अपना वोट कंसोलिडेट हो, और विपक्ष का वोट जो हमारे तरफ नहीं आ रहा है वो बट जाए, बिखर जाए, उसका कंसोलिडेशन नहीं हो। तो इनकी आधी शक्ति इस पर भी लगती है कि विपक्ष का वोट बटते रहना चाहिए, अगर बटा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आधी शक्ति उस पर लगाते हैं, पहले बांटते भी रहो और अपने को कंसोलिडेट करो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो बीजेपी को जो करता धरता है, क्योंकि बीजेपी का हर वर्ग अपना अपने तरीके से काम करता है, मोदी जी जा रहे हैं विदेश, कोई बात नहीं है, अमित जी यहां पर संभाल रहे हैं, फिर कोई संगठन का आदमी कोई और देख रहा है, वो फटाफट सूचनाएं एकत्रित करता है। सूचनाएं एकत्रित हुई और पता चला कि अच्छा ये नेसेंट फेज में है, शुरुआती चर्चा चल रही है, ये लोग कुछ कर भी सकता है। और चूंकि अब खत्म हो गया, मरता क्या ना करता, तो ऐसे भी खत्म है। मान लीजिए शरद पवार को कहें कि भाई 84 साल के आप हो गए हैं, आप कैसे पार्टी चलाइएगा? सुप्रिया जी में वो ताकत नहीं है, कहां से पार्टी चलाएंगी? सुप्रिया जी इस बार जीत गई तो जीत गई, अगली बार कुछ नहीं होने वाला है। और तेजस्वी यादव को कहें कि यार खत्म हो गया तुम्हारा खेल, वो नहीं चलने वाला है, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है। ममता जी को समझाया जाए 1600-1700 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में है, वो अब आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्या करेंगी आप? तो इस तरीके से सबको ये समझाते बुझाते कि भैया कांग्रेस में आ जाओ, तो हम कॉरपोरेट को ये मैसेज दे सकते हैं कि देखो अब सब इकट्ठा हो गए हैं एक तरफ, ठीक है, अब पार्टी बन गई हमारी, गठबंधन नहीं है, ध्यान रहे, हम अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, साथ में आ गए। तो कॉरपोरेट सबसे पहले भागेगा। कॉरपोरेट अगर भागा तभी ये सरकार का कुछ हो सकता है, समझ गए?
तो हर जो देखिए सत्ता वाले जो लोग होते हैं वो अपने पर्स को भी देखते टटोलते रहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ने अगर साथ छोड़ दिया तो दिक्कत होती है, या कॉर्पोरेट नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया दूसरे तरफ का तो दिक्कत होती है। क्योंकि हमेशा मान के चलिए कि ये जो आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां साथ साथ चलती, एक पार्टी करके संदेश दो पहले कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट का अगर थोड़ा सा भी फिलर मिल गया हम लोगों को तो हम मीडिया भी मैनेज कर लेंगे, समझ गए? तब फिर हम मीडिया भी मैनेज करेंगे। ये अब ये 2-3 महीने में नहीं होगा, साल 1.5 साल में हो जाए, तो 3 साल बाद चुनाव है, तो धीरे 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 इसको बिल्ड करने का प्लानिंग था। अब ये पता लग गया हमारे जो श्रीमान मोदी और शाह की भाई सरकार है, आप जानते हैं, वो एक्टिव हो गए। किसी ने फोन नहीं किया हमको या आपको कि भैया मैं एक्टिव हो गया, लेकिन एक्टिव हो गए। हाँ, एक्टिव हो गए और फटाक से बयान आ गया देवेंद्र फडणवीस साहब का कि अरे शरद भाऊ आप फिर वो डूबती नाव पे जा रहे हो, वो तो खुद डूबा ही है, आपको भी डुबाएगा। और मैसेज चला गया कि ऐसा गलती मत करना, क्योंकि यही शरद पवार थे जो पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, इनको ही कहा था, इन्हीं को इंगित करते हुए कि मैं चिमटे से नहीं सत्ता को छूंगा। बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था अटल जी का, जब उन्होंने कहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि दूसरे की पार्टी तोड़ करके खुद मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, फिर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे सत्ता का लोभ है, तो मैं मुझ पर अगर ये आरोप लगेगा ऐसी सत्ता मैं चिमटे से भी नहीं सकूंगा। और उस पर उन्होंने शरद पवार का उदाहरण दिया कि शरद भाऊ ने अपनी पार्टी तोड़कर, कांग्रेस तोड़कर मेरे साथ सरकार बनाया, अब भले ही वो महाराष्ट्र के भले के लिए बनाया। तो इनके मैसेज दिया कि साहब आप याद कीजिए वो दौर कि क्यों निकले थे आप, फिर जाइएगा आप वहां पे, कुछ नहीं होना, यहीं बने रहिए, चिंता मत कीजिए। और ममता जी को भी संदेश चला गया कि भैया हमसे हारे हो अलग बात है, हमारे साथ भी रहे हो आप, तो हमारे ही साथ रहो, उधर मत जाओ, उधर बहुत वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाओ। तो जो भी आपने अपनी पहचान बनाई पिछले 25-30 वर्षों में लड़ करके, आज 28 वर्ष हो गया उनकी पार्टी को, 1998 में बनाया था, तो 28 वर्ष की पार्टी, 28 वर्ष की कमाई, ठीक है सत्ता से एक बार बाहर हो गए, कोई बात नहीं है, इंतजार करो, मिलने क्यों जा रहे हो, बाहर से मिलो। तो फिर रुक गया। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, पता नहीं मैंने आपके कार्यक्रम पर बताया कि कहीं और बताया। इंडी गठबंधन की बैठक थी पिछली बार, उसमें नाम अनाउंस होना था प्रधानमंत्री का, ममता जी भी कोलकाता से आई, लेकिन उस दिन शाम को मीटिंग थी, 11 बजे उनकी मुलाकात हुई मोदी जी से। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मिली। 11 बजे की मीटिंग के बाद 2-2:30 बजे वो अरविंद केजरीवाल से मिलती हैं। शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होती है। बैठक पे अभी कुर्सी पे सब लोग बैठे भी नहीं थे ठीक से कि ममता जी ने कहा कि क्यों इतना विवाद करना और बैठक को आगे बढ़ाना और ये करना। एक मुश्त हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि कोई दलित चेहरा हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरा। अब सारे सन्न रह गए उस बैठक में, सोनिया जी सन्न, राहुल जी सन्न, लालू यादव सन्न। नीतीश कुमार नाराज होकर के उस बैठक में आए नहीं थे, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम चल नहीं रहा था, हालांकि वो आरजेडी के साथ थे। नीतीश कुमार को किसी भी सूरत पे लालू यादव बढ़ने नहीं देना चाहते, कन्वेनर बनाने के मूड में नहीं थे, उन्होंने, लालू यादव ने पत्ता काट दिया। और लालू यादव राहुल गांधी का नाम चाहते थे कि ऑफिशियली अनाउंस हो जाए एक बार प्रधानमंत्री के लिए, और फिर ज्वाइंटली हम लोग कुछ करेंगे। हालांकि होता कुछ भी नहीं, वही रिजल्ट होता, लेकिन ये लोग तैयारी कर रहे थे। अब ये कहना मुझे फिर मैं कहूं कि वह प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और ममता जी की केवल आर्थिक मुद्दों पर बात हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ममता दीदी गई हैं, प्रधानमंत्री से 1 घंटे की बैठक हुई है और वो पॉलिटिकल सिनेरियो पर चर्चा नहीं। तो मेरा पॉलिटिकल हंच कहता है कि कोई ना कोई बात हुई होगी, तो जिसमें हो रहा होगा कि भाई राहुल जी के नाम की घोषणा आज होनी है, तो मोदी जी ने कहा होगा क्या आप कर रहे हैं, जो भी आपका है ना वो भी डूब जाएगा,
अगर कोई नहीं मिलता है तो किसी दलित चेहरे को कर दो, नहीं तो दीदी आप बढ़ो आगे। तो दीदी बोली होंगी कि भाई मैं अपना नाम कैसे बोलूंगी, तो बोला नहीं बोलो तो दलित का दो, किसी से बुलवाओ, कुछ बोल, इस तरह की चर्चा हुई होगी। मैंने दोनों में से किसी ने आपको हमको बोला नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल बात होगी है, मोदी जी 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ राजनीति सोचते हैं, सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, 24 आवर्स। तो आप समझ लीजिए, अब साथ साथ वो अपना काम करते रहते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन पॉलिटिक्स से वो 1 मिनट भी बाहर नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब ममता जी आ रही हैं, शाम को इंडी ब्लॉक की बैठक है, अब मोदी जी एक शब्द इंडी ब्लॉक पर चर्चा न करें, ऐसा आपको लगता है? एक पॉलिटिकल मैन वो चर्चा ही नहीं करेगा शाम को आपका क्या क्या सब चल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो राहुल गांधी के नाम की चर्चा उस इंडी गठबंधन में नहीं हुई, और जैसे ही ममता जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल कूद कर बोलने लगा कि हाँ मैं अनुमोदित करता हूं, मैं समर्थन करता हूं। ही वॉज द वन हु सपोर्टेड एट द फर्स्ट। जैसे ही नाम उन्होंने प्रपोज किया ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल और ममता जी की 2-2:30 बजे के आसपास मुलाकात होती है प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद, और फिर प्रपोज करती है ममता बनर्जी। सबसे पहले समर्थन करने वाले अरविंद केजरीवाल होते हैं, तो क्या माना जाए? कोई बात ही नहीं हुई होगी। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं मेरे नाम की जो ये घोषणा हुई है ये बिल्कुल गलत बात है, और मेरे यहाँ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की कमी नहीं है, और हमारे राहुल जी हैं। उनको डर लगने लगा कि कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं खेल कर रहे हैं पीछे से, तो उनको डर होने लगा कि भैया ये तो मेरा पट्टा ही कट जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपने को पहले विड्रॉ किया, अपनी लॉयल्टी उन्होंने साबित की। तो ये सारा खेल उस वक्त से चल रहा है। अब राहुल गांधी ने बदला लेने की कोशिश की कि भाई आप आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ये सब बात होने लगी। काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये ऑपरेशन ब्लैक कर्टन में ये उद्धव ठाकरे वाला गैंग भी है क्या, ये जो अभी 2/3 वहां से भी निकल रहे हैं? अब तो एमएलए भी बाय सर, कल तक तो सिर्फ एमपीज की बात हो रही थी, जो इनके पास एमएलए है वो भी जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक कर्टन का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो था कि 5 सांसद शरद पवार के आ रहे थे। बोला अगर उधर गए तो इधर आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, थोड़े दिन अगर रखना चाहते हो तो रखो इसको, नहीं तो वो भी आ जाएंगे। एक सेकंड जरा मुझे देंगे, एक सेकंड थोड़ा। एक सेकंड। तो अब पहले तो इनके एमपी जा रहे थे उद्धव ठाकरे के, अब तो एमएलए भी निकल रहे हैं सारे। एमएलए निकलेंगे और एमपी निकलेंगे, वहां दूसरी लड़ाई चल रही है। वहां लड़ाई चल रही है एकनाथ शिंदे में, वो लोग जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को कायदे से अंदर अंदर की जो बात है वो ये है कि फडणवीस जी मजबूत नहीं होने देना चाहते, लेकिन एकनाथ शिंदे को मोदी जी का और अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। लेकिन वहां थोड़ा अंदर अंदर खेल चल रहा है। फडणवीस जी नहीं चाहते हैं कि वो इतने मजबूत हो जाएं, क्योंकि अगर अभी भी संबंध थोड़ा सा बचा हुआ है उद्धव ठाकरे से, तो उनके बेटे को जेल नहीं भेजा जा रहा है, मतलब साफ ब्लैक एंड व्हाइट केस है उनके बेटे के खिलाफ, लेकिन उनके बेटे को दिशा सालियान, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट केस। सुशांत सिंह राजपूत में भी वैसे नाम आया है उनका, क्योंकि मैंने पूरी तरह से नाम है, पूरी तरह से नाम है। तो अगर उनको नहीं जेल भेजा जा रहा है या बचा हुआ है, आप समझ लीजिए कि बस थोड़ा बहुत इंतजार हो रहा है। हालांकि जब वो मामला कोर्ट में चलते रहेगा तो मुश्किल होगा, लेकिन जो नहीं हो रहा है, तो ये इस वजह से इनको थोड़ा बहुत इनको बचा करके रखा है। लेकिन वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे भी थोड़ा सा पजामे में रहें, वो भी बाहर ना जाए। तो वो है, लेकिन वो दोनों भी टूटेगा। ये ऑपरेशन ब्लैक कर्टन जो है ना, ये बड़े बड़े खेल कर रहे हैं, और एक वर्ग पूरी तरह से लगा हुआ है कि भाई हमको 200-362 तक हमें पहुंचना है, क्योंकि परिसीमन 2024 का 400 पार। हाँ, अभी परिसीमन इन्हें करना है। तो वो ये पता चल गया है अपोजिशन को कि ये परिसीमन करेंगे, तो ये लाएंगे। और वो आप देखिए कि 22 इधर से हो गए, और उधर फिर टूटेगा, शरद पवार का भी टूटेगा और इसका भी टूटेगा। बल्कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर मेरा समर्थन है। हाँ,
ये जी जी। होता क्या है कि जैसे जैसे उनको टैप करना होता है वो कोर्ट की डेट लगा देते हैं ये लोग। अंदर की बात यही है। मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूं, इन द कोर्ट लड़ रहा हूं उस केस को, लेकिन जब जब इनको कुछ काम करना होता है ना, तारीख आ जाएगी, नहीं तो तारीख 2 महीने तक नहीं आती है, 3 महीने तक नहीं आती। अभी 22 जून को तारीख लग गई, 24 तारीख की हियरिंग हो गई। तो कहने का मतलब है खट से डेट लग जाता है। अभी जैसे डेट लगा, फटाक से आदित्य ठाकरे ने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन। अरे 3 महीना पहले तुमने क्यों नहीं समर्थन किया वुमेन रिजर्वेशन बिल को? आज मतलब कैसे कह सारा रहे हो? चीज तो समझ में आया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे तो इनको इकट्ठे हो जाना चाहिए था, विपक्ष को। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल होना चाहिए, नहीं किया। जी। बहुत मजेदार है सर। तो अभी मतलब सारी की सारी जगह इस वक्त वो चल रही है, शाह जी अपनी ऑपरेशन चालें कर्टन, ऑपरेशन ब्लैक कर्टन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ये सब अब ये तय, अब ऑपरेशन ब्लैक कर्टन सक्सेसफुल हो गया, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। जो मर्जर का प्लान बन रहा था वो खेल खत्म हो गया, और ये जो इन्फ्लुएंसर घूम रहे थे, असल में क्या हो गया है कि अब इतना बैंकरप्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी कि अब उनको कुछ आइडिया ही नहीं कहीं से मिल रहा है, कोई ढंग का दे नहीं रहा है। तो ये आइडिया, वैसे तो ठीक है ये आइडिया, अगर सारे लोग कांग्रेस में मर्ज कर जाए और कांग्रेस बनाम बीजेपी हो, तो बीजेपी को इसमें कोई शक नहीं है एक चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इसका जो सबसे लार्जर इंपैक्ट है गायत्री जी, वो है कॉरपोरेट। और कॉरपोरेट हमेशा चाहता है कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बंध के ना रहें, क्योंकि वो हमें फिर नचाते रहेगा। तो वो भी चाहते, इन दोनों के बीच में भी हमेशा चलते रहता है सांप सुसंदर वाला खेल। वो भी ये चाहते रहते हैं कि हम थोड़ा सा इनको डराने के लिए दूसरे गुट को भी खड़ा करके रखें। आप समझे? आप याद कीजिए, ये नेहरू के मंत्रिमंडल से, नेहरू के सरकार से राजगोपालाचारी हटे, स्वतंत्र पार्टी बनी थी। तो उन्होंने टाटा को, जेआरडी टाटा को खत लिखा कि भाई आप नेहरू जी को इतना पैसा देते हो, फलना को देते हो, मुझे भी पैसा दो। ओपन लेटर था कि मुझे भी पैसा दो। हालांकि उनको पैसा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फिर उस पत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जेआरडी टाटा ने, कि ये पत्र मुझे मिला है और ये बिल्कुल एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि हमको अपोजिशन को भी फंड देना पड़ेगा। उनको लग रहा था कि कहीं नेहरू विक्टिम का विक्टिमाइज ना हो जाए और हमको इस तरह से परेशान न करने लगे, उनको डर था। तो उन्होंने कहा, लिखा पत्र लिखा नेहरू जी को कि भाई इस तरह का पत्र आया, हम दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन में तो कम से कम समझिए कि पैसे के बिना चल नहीं सकती। आप फकीरी से आंदोलन वगैरह कर सकते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो मुश्किल हो गया, बहुत नहीं चल सकते सर, और नॉट मीडिया विदाउट। से भी नहीं। अभी तो सबसे बड़ी परेशानी है गायत्री जी मेरी अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े नेता, सरकार के भी बहुत बड़े बड़े लीडरों से मेरी बात हो रही थी। सब कह रहे थे कि दास साहब देखो, एक बात तो है, मीडिया ने 24 घंटे के अंदर में जो पाटिल थे होम मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल का इस्तीफा ले लिया। इतना चलाया कि 3 बार सूट पहन लिया, 3 बार सूट पहन लिया। सिर्फ मीडिया, अगर मीडिया नहीं चलाती तो कोई बात नहीं होता, कितनी बार सूट बदला किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन वो सूट एंगल बदल बदल के कि दिल्ली में ये सूट, एयरपोर्ट पर ये सूट, मुंबई में ये सूट, इतना सूट किया कि उनको इस्तीफा देना ही पड़े। फिर ये देखिए सुनंदा पुष्कर वाले मामले में जो शशि थरूर का हुआ खेल, उसको भी छोड़िए, एमजे अकबर को, मी टू गलत था, मी टू मूवमेंट। हाँ, एमजे अकबर को देखिए, एमजे अकबर को जिस तरीके से किया गया, दो धारी तलवार है मीडिया, अच्छा भी करती है तो जिसके पीछे पड़ जाती है, बुरा भी करती है। अब जैसे ये कॉकरोच पार्टी का देख लीजिए, सरकार ने थोड़ी ना उनकी पीएचडी की थी, ये तो सारे मीडिया वालों ने ढूंढ के कि कौन कहाँ पे था, किसके साथ था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, और उनके डांस के परफॉर्मेंस के लटके झटके काम आ रहे हैं। ये सब सरकार की एक नजर इस पर भी है कि मीडिया कहीं हमसे बाहर न चले जाए, उसको भी पल्लवित पुष्पित डराना पराना जो भी है वो करते रहो, न्यूज देते रहना है कि बिजी रहे ये लोग, नहीं तो खाली बिजी रहे दोनों में, और इस पे मास्टर हैं। तो इनकी लड़ाई अभी बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, राहुल खराब नहीं है, वो खराब, ये अपनी कमी को कभी सुधारने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है। इनको पता है कि ये लोग इस विचार के हैं कि पॉलिटिशियन का मतलब कमियां तो रहती ही हैं, कौन पाक साफ है, कौन धुला हुआ है,
उनसे आप बात करेंगे, कहेंगे कि देखिए मोदी ने ये काम किया, देखिए मोदी ने क्या काम किया, 80 करोड़ लोगों को 2 जून का खाना दे रहे हैं, आप विश्वगुरु बन रहे हैं। अपने जमाने को याद नहीं करते हैं। तो वो इस तरह का नैरेटिव वो चला सकते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए अगर तमाम मीडिया एकदम बिल्कुल पलट जाए, ये बात सही है, पूरी मीडिया बिल्कुल पलट जाए तो माहौल तो बना सकती है, नैरेटिव बना सकती है। तो इसलिए इसका भी डर रहता है, अपोजिशन को भी डर है, सरकार को भी डर है। तो ये इसीलिए ब्लैक ऑपरेशन, ब्लैक कर्टेन जो है, वो जैसे वो बोला ना एंटी डिफेक्शन हमेशा लागू रहता है, तो एंटी डिफेक्शन चलते रहता है, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक कर्टेन जो है ये हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की तरह सरकार का भी चलता रहता है। भैया कहाँ पर क्या चल रहा है जी। अब वही है ना, तभी बीजेपी हैज बिकम क्या बोलते हैं, इलेक्शन विनिंग मशीनरी। 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं ये लोग। और वो इलेक्शन का मतलब मीडिया तो ऑब्वियसली परसेप्शन, गेम ऑफ परसेप्शन ही है पॉलिटिक्स। बट देखिए जब नेहरू जी थे तो नेहरू जी 3 टर्म आए और इंदिरा थी तो बीच में एक हारी, लेकिन इंदिरा भी एक रही, उनको भी वही शक्तिशाली था। मोदी जी इसीलिए इसको कह रहे हैं कि वो वाजपेयी जी को याद कीजिए, वाजपेयी जी इस्तीफा देने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे ऊपर हंसी कर रहे हो, एक दिन पूरी दुनिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर। वो साबित हो गया, मोदी ने वो काम कर दिया। मोदी ने अटल जी की बात को निर्वाह किया, उनके वचन को पूरा किया मोदी ने, कि उनको हंसने पर मजबूर कर दिया, दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। पप्पू पप्पू तो कह ही रहे हैं ना लोग, तो हंसी के पात्र तो हो ही गए। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर Q5 नेटवर्क। आशुतोष सर का चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी थैंक यू सर।